नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपको यूपी टेट को लेकर सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो जो हम है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है यह देखेंगे। आपको पता होगा इस सिद्धांत से जो है हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है करीब 6 टॉपिक जो आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुबुद्धिक सिद्धांत। पहले तो ये समझते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि मतलब कई बुद्धियाँ, एक तरीके से देखा जाए मानव के सोचने के तरीके या फिर किसी भी कार्य करने का जो तरीका होता है, या फिर उसकी जो भी एक नहीं हम लोग कहते हैं टैलेंट, किस चीज़ का टैलेंट है इसके अंदर, किसी के अंदर सिंगिंग का, किसी के अंदर डांसिंग का, या किसी के अंदर और भी कोई चीज़। तो हम जो ये वाला जो होता है इसी को जो है बहुबुद्धि बोला जाता है। तो यह किसने दिया था? यह दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो किसने दिया? यह हार्वर्ड गार्डनर ने। इसको याद रख लीजिएगा कि बहुबुद्धिक सिद्धांत किसने दिया था? यह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वर्ष 1983 में दिया। कब दिया? वर्ष 1983 में कब दिया था इन्होंने। और ये कहाँ के थे? अमेरिकी जो है मनोवैज्ञानिक थे और इनका नाम हार्वर्ड गार्डनर है। और क्या है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, क्या चीज़, पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या है? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो है इस सिद्धांत का वर्णन किया। क्या चीज़? इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थी, इसमें जो है इस सिद्धांत का वर्णन किया था। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो गार्डनर ने क्या कहा था? तो गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है। क्या चीज़? बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। क्या समझ में आया कि बुद्धि जो है एक प्रकार की नहीं होती है, परंतु मनुष्य के अंदर कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप इतना समझिए, उनके अनुसार जैसे कोई डांस में परिपक्व है तो उसको भी वो बुद्धि मानते थे। इसके अलावा कोई सिंगिंग में परिपक्व है तो उसको भी मानते थे। जैसे कुछ लोग नेता होते हैं और बोलने में वाचाल बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें जो परिपक्व है उसको भी उन्होंने एक बुद्धि माना है। इस तरीके से जो है उन्होंने अलग अलग बुद्धियाँ मानी हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले यह माना जाता था कि जो व्यक्ति गणित और भाषा में अच्छा है वह बुद्धिमान है, लेकिन गार्डनर ने इस सोच को बदल दिया। क्या समझा? क्या चीज़ बदला इन्होंने कि देखिए हम लोग भी समझते हैं कि जो गणित में ज़्यादा तेज़ है तो उसको बुद्धिमान समझा जाता था, या फिर कोई भाषा में तेज़ है तो उसको बुद्धिमान समझते थे। मगर उन्होंने जो है इसको कई दिशाओं से देखा, एक तरीके से देखा जाए कई डायमेंशन में जो है इसको समझा। और इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ गणित वाला और भाषा वाला ही जो है बुद्धिमान नहीं होगा, और अन्य भी जो होते हैं वह बुद्धिमान माने जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति यदि संगीत में, चित्रकला में, खेल कूद में या दूसरों की भावनाओं को समझने में भी उतना ही बुद्धिमान हो सकता है। तो क्या हमने भी बताया था कि देखिए अन्य जो फील्ड है जैसे संगीत की, सिंगिंग की हो गई, चित्रकला आर्ट वाली, खेल में है, और दूसरों की भावनाओं जो समझे उसको भी उन्होंने बुद्धिमान समझा है। चलिए अब आगे देखिए। तो चलिए साथियों अब इसकी है बुद्धि की परिभाषा देख लेते हैं। बुद्धि क्या परिभाषा है कि बुद्धि वह क्षमता है। क्या चीज़? बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या को हल कर सकता है। क्या समझे? कि बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या को हल कर सकता है, यह समाज में मूल्यवान माने जाने वाले कार्य को जो है उत्पादन कर सकता है। यह परिभाषा वैसे जो है जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है आपको बहुत खास जो है परिभाषाएं पूछी नहीं जाती। कुछ परिभाषाएं जैसे अलग से 10 से 15 करीब परिभाषाएं होंगी जो कई बार रिपीट हुई हैं, तो उन परिभाषाओं को एक आपकी अलग से क्लास ले आएंगे जिसमें आप उन परिभाषाओं को ज़रूर देख लीजिएगा। जो मतलब 15 से 20 होंगी, बहुत ज़्यादा परिभाषाएं नहीं है, वही पूछी गई हैं अभी तक, तो उन्हीं को आप देख लीजिए। क्योंकि अगर वैसे परिभाषाएं देखते चले तो हमारा एक ही चैप्टर के अंदर ही कम से कम 20 से 25 परिभाषा या उससे ज़्यादा ही मिल सकती हैं। तो अगर वो सारी याद करते चलेंगे तब तो आप एग्ज़ाम देने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तो आगे देखते हैं। तो आगे है कि इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि का मापन केवल आईक्यू या परीक्षा से नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से विशिष्ट बुद्धि का होता है। तो उन्होंने सही कहा था कि अगर यदि बुद्धि खाली परीक्षा के माध्यम से ही नहीं माप सकते। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई विशिष्ट जो होती है बुद्धि होती है, या फिर विशिष्ट प्रकार का वह जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई कहा जाए कि एक टैलेंट होता है, इसी को एक तरीके से समझा जाए। तो जैसे कि पहले चलता था कि अभी भी बहुत लोग देखते हैं कि जो कोई परीक्षा में अगर अच्छा नंबर ला रहा तो वो बहुत बुद्धिमान समझा जा रहा। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है थोड़ा सा खंडित किया था। इसके अलावा क्या चीज़,
जो गार्डनर ने कुल जो है 8 प्रकार की बुद्धियाँ दी। क्या चीज़? गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 बुद्धियों का वर्णन किया था, बाद में 8वीं और फिर 9वीं अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी गई। क्या समझे? उन्होंने शुरू में तो 7 दी थी, मगर बाद में 8 और 9 जोड़ी है। मगर आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धियाँ दी हैं। चलिए पहला बुद्धि देखते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि। कौन सी है? भाषाई बुद्धि है। यह भाषा को समझने, बोलने, लिखने और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की क्षमता है। ये समझिए, जो भी भाषा को जो है भाषा के रूप में जो अच्छा वाचाल है, कहा जाए एक तरीके से, जो अच्छा भाषण दे सकता है, उसको जो है वह जो होता है एक तरीके से भाषाई बुद्धि में परिपक्व होता है, उसके अंदर होती है। जैसे कवि हमारे होते हैं, कवियों को देखा होगा, भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो कि अब बहुत अच्छी जो है भाषा बोल सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भी होते हैं, वह भी भाषाओं में होते हैं अच्छे। पत्रकार हो गए, लेखक हो गए या वक्ता हो गए, आप समझ सकते होंगे। भाषाई बुद्धि तो आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए देख लेते हैं। ऐसे लोग जो शब्दों के प्रयोग में निपुण होते हैं। क्या समझे? जो शब्दों के प्रयोग में निपुण होते हैं वह जो होते हैं भाषाई बुद्धि में होती है उनके अंदर। ये लोग कहानी, कविता, भाषण या लेखन में अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए कवि, लेखक, पत्रकार, वक्ता या शिक्षक, आप समझ सकते होंगे, यह सब काफ़ी अच्छे होते हैं। और शिक्षा में सुझाव अगर देखा जाए तो विद्यार्थी को कहानी सुनाना, कविता लिखवाना या वाद विवाद कराना, यह भाषाई बुद्धि को जो है एक तरह विकसित करने में काम आता है। क्या समझे? कि यदि शिक्षार्थी को जो है कहानी सुनाया जाए, कहा जाए कहानी कोई बनाओ या फिर सुनाओ इस तरीके से, या कविता लिखवाना, वाद विवाद कराने से जो है जो भी छात्र होता है उसके अंदर जो होता है भाषाई बुद्धि जो है विकसित होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा तार्किक बुद्धि होती है, या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तर्क, विश्लेषण, पैटर्न पहचानने और समस्या समाधान करने की क्षमता, गणित विज्ञान और तर्कपूर्ण सोच को दक्ष करना। तो इनके अंदर जो है तार्किक गणित बुद्धि आती है। उदाहरण के लिए जैसे वैज्ञानिक हो गए, अभियंता हो गए, गणितज्ञ हो गए या फिर शोधकर्ता हो गए। क्या समझ में आया आपको? जो भी वैज्ञानिक, अभियंता, गणितज्ञ या शोधकर्ता जो होते हैं, या इनके अलावा अन्य भी जो होंगे जिनके अंदर जो है जो गणित विज्ञान या तर्कपूर्ण सोच के में निपुण होते हैं, वह जो होते हैं तार्किक बुद्धि के अंदर आते हैं। जैसे कि अब इसको जो है हम किस तरीके से विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं, तो पहेलियाँ, प्रयोग, तार्किक खेल या गणितीय प्रश्न हल करा के जो है उनके तार्किक गणितीय बुद्धि को जो है हम लोग विकसित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या आता है। अगला आता है दृश्य स्थानिक बुद्धि। क्या समझिए? दृश्य स्थानिक बुद्धि क्या होती है? चलिए देखते हैं कि जो चित्र, दृश्य स्थानिक बुद्धि का मतलब हुआ कि चित्र, आकार, रंग, दिशा और स्थानीय संबंधों को समझने की क्षमता। ये लोग कल्पना में जो है चीज़ों को देख सकते हैं और उन्हें चित्रित कर सकते हैं। जैसे चित्रकार, वास्तुकार, डिज़ाइनर या फोटोग्राफर जो होते हैं, जो कि कल्पना से जो है एक जो है चित्र बना देते हैं, इन्हें जो है दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सुझाव के लिए जैसे मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, आरेख हो गया, मॉडल का प्रयोग, ये जो होते हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंदर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संगीतात्मक बुद्धि कौन सी होती है? तो जो स्वर, लय, ताल या ध्वनि पहचानने और जो है व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं, संगीत सुनाने, गाना, वाद बजाने में रुचि रखते हैं, यह सब संगीतात्मक बुद्धि में आते हैं। जैसे गायक, संगीतकार, वादक। और इसका जो है सुझाव किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, तो कविता को गीत हो गया, राइम के माध्यम से जो है पाठ्यक्रम सिखाना जो होता है, इसके द्वारा जो है बच्चों में संगीतात्मक बुद्धि जो है विकसित की जा सकती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। शरीर की गतिज बुद्धि क्या होती है? तो शारीरिक गतिज बुद्धि क्या होती है? तो ये शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग कर कार्य करने की क्षमता जो होती है शारीरिक गति बुद्धि होती है। ये लोग सीखने के लिए जो है क्रियात्मक अनुभव पसंद करते हैं। क्या चीज़? सीखने के लिए क्रियात्मक अनुभव पसंद करते हैं। जैसे नर्तक, खिलाड़ी, सर्जन, शिल्पकार, ये सब जो होते हैं, जो भी शारीरिक रूप से जब कोई कार्य किया जाता है तो ये शारीरिक गतिज बुद्धि के अंदर आता है। और जो है यदि विद्यालय में नाटक, खेल, हाथों का कार्य और प्रयोगात्मक गतिविधियाँ करें तो इससे शारीरिक गति बुद्धि जो होती है विकसित होती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है। सामाजिक और पारस्परिक बुद्धि कौन सी होती है? तो यह होती है दूसरों की भावनाओं, इरादों और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता जो होती है। ऐसे लोग जो है दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। तो क्या समझे कि जो दूसरों की भावनाओं को समझे उसे जो होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस शब्द को याद रखिएगा। एक आपके आएगी इंटर, दूसरा आता है इंट्रा, ये दोनों ही अभी आएंगे। इंटर कौन सी होती है? इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, उसे जो होता है इंटरपर्सनल कहते हैं। इसके अंदर शिक्षक आ जाते हैं, नेता आएंगे, काउंसलर आएंगे और समाज सेविक आएंगे।
क्या आते हैं इंटरपर्सनल में? शिक्षक, नेता, काउंसलर और समाज सेवी जो होते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। इंटर और इंट्रा अभी आपको बताते हैं कि इंटरपर्सनल में आते हैं जो दूसरों की जो है भावनाओं को समझे, जैसे शिक्षक, नेता, काउंसलर और समाज सेवी। और इसका सुझाव क्या होता है कि समूह कार्य कराया जाए, भूमिका अभिनय कराया जाए, चर्चा गतिविधियाँ इत्यादि जो होती हैं सामाजिक होती हैं। और इसके बाद देखिए दूसरा इंट्रापर्सनल, जब कोई व्यक्ति जो होता है अपने ही भावनाओं को समझे, नियंत्रित रखे, उसे जो इंट्रा जैसे अपनी भावनाओं, विचारों और उद्देश्यों को समझने और नियंत्रित करने वाला जो होता है, करने की क्षमता हो, आत्मनिरीक्षण और आत्म प्रेरणा की में दक्ष हो, तो इसे जो कहा जाता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या था? जो दूसरों की भावनाओं को समझो, जैसे शिक्षक हो गए, नेता हो गए और काउंसलर हो गए। और जो अपनी भावनाओं को समझे वह जो होते हैं एक तरीके से इंट्रापर्सनल, जैसे दार्शनिक हो गए, लेखक हो गए और मनोवैज्ञानिक हो गए। आत्मचिंतन, डायरी लेखन और जो है लक्ष्य निर्धारित गतिविधियों द्वारा जो है इंट्रापर्सनल जो है इंटेलिजेंस को विकसित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्राकृतिक बुद्धि तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक पौधों, जीव जंतु और पर्यावरण को समझने की क्षमता, प्राकृतिक वस्तुओं की गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण में रुचि। उदाहरण के लिए जो है पर्यावरणविद, जीव वैज्ञानिक, किसान, पशु चिकित्सक इत्यादि जो आते हैं। जैसे इसमें फील्ड ट्रिप, बागवानी, पर्यावरण आधारित प्रोजेक्ट इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो पर्यावरण संबंधित जो भी क्षमताएं को समझने की क्षमता रखता है, उसको जो होता है प्राकृतिक बुद्धि उसके अंदर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब अगला आता है अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सा अस्तित्ववादी बुद्धि? गार्डनर ने इसको बाद में जोड़ा था। क्या समझिए, इसको गार्डनर ने बाद में जोड़ा था। यदि पूछा जाए कि गार्डनर के जो है कुल कितनी, तो 9 होगी और गार्डनर ने शुरू में कितनी दी थी? 8 दी थी। मगर कोशिश यही कीजिएगा, जो भी जब प्रश्न अभी तक यूपीटर में पूछे जाते हैं तो गार्डनर द्वारा कितने बुद्धि के प्रकार दिए गए, तो आपको 8 ही देने हैं। इसके अलावा अस्तित्ववादी जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड, उद्देश्य जैसे गहरे प्रश्नों के विचार की क्षमता जो होती है। दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं। आप समझ गए होंगे, इसके अंदर दार्शनिक, उसके बाद आध्यात्मिक, नेता और चिंतन आते हैं। तो आपने क्या समझा अभी तक? तो आपने पहली बुद्धि कौन सी देखी थी? चलिए एक बार तेजी से देख लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। पहली भाषाई बुद्धि थी। भाषाई बुद्धि में जो भाषा में कुशल हो, जो अच्छा भाषण दे सके, नेता हो, नेता टाइप का व्यक्ति जिसे कहा जाता है एक तरीके से, शिक्षक हो, तो ये लोग जो देखा होगा आपने, ये लोग जो होते हैं भाषाई जो बुद्धि काफ़ी विकसित होती है इनकी, और ये भाषा में बहुत निपुण होते हैं। तो इन्हें जो है भाषाई बुद्धि, इसके अंदर कवि, लेखक, पत्रकार आते हैं। उसके बाद तार्किक गणित, जो गणित में तेज हो, विज्ञान में तेज हो, तो ये जो होते हैं जैसे वैज्ञानिक, अभियंता हो गए। और उसके बाद दृश्य स्थानिक बुद्धि कौन सी होती है? आप समझ चुके, जो चित्रों का रंग और दिशा का जो है स्थानिक संबंध समझता है, जैसे मानचित्र बनाने वाला, चार्ट बनाने वाला, आरेख मॉडल का प्रयोग करने वाला। फिर आता है संगीतात्मक बुद्धि, जो संगीत में जो है रुचि रखता है, जैसे लता मंगेशकर जैसे थी, उनको कहा जा सकता है इनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि थी। तो जैसे ये गायक हो गए, संगीतकार, वादक हो गए। इसके बाद शारीरिक गतिज बुद्धि, जो खेल कूद में जो है तेज होता है, उसे जो है शारीरिक बुद्धि होती है। उसके अलावा हो गया इंटरपर्सनल या सामाजिक परस्पर बुद्धि। तो इंटरपर्सनल में जो दूसरों की जो है भावनाओं को समझे, उसे इंटरपर्सनल, जैसे नेता, शिक्षक, काउंसलर, समाज सेवी। और जो अपनी को समझे, अपनी भावनाओं को समझे, वह होते हैं इंट्रापर्सनल, जैसे दार्शनिक, लेखक, मनोवैज्ञानिक। फिर आते हैं प्राकृतिक बुद्धि वाले, जो प्रकृति से लगाव रखते हैं, प्रकृति को समझते हैं एक तरीके से, वो प्राकृतिक बुद्धि के आते हैं। इसके अंदर जैसे फील्ड ट्रिप, बागवानी वाले, पर्यावरणविद और पर्यावरण आधारित प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो बनाते हैं, ये होगा। इसके अलावा अस्तित्ववादी बुद्धि में कौन आते हैं? जो जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड, उद्देश्य जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता रखते हैं, जैसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, नेता और चिंतक। चलिए साथी, इतना तो आप समझ चुके हैं बुद्धियों को। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी विशेषताएं क्या थी। चलिए, इनकी प्रमुख विशेषता थी कि बुद्धि एकल नहीं बहुविध है। इनके अलावा क्या था? इनके अनुसार बुद्धि एकल नहीं होती, बुद्धि जो होती है बहुविध होती है। हर व्यक्ति में जो है सभी बुद्धियाँ किसी न किसी रूप में होती है, परंतु कुछ अधिक विकसित होती हैं। क्या समझिए कि हर व्यक्ति में सभी बुद्धियाँ होती हैं, आप समझ गए होंगे, परंतु कोई 1 या 2 होती हैं जो पूरी तरीके से विकसित होती हैं, परंतु सारी बुद्धियाँ जो है विकसित नहीं होती हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक प्रकार की बुद्धि को विकसित करने का जो अवसर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पारंपरिक IQ टेस्ट सीमित है और वे केवल भाषाई और गणितीय बुद्धि मापते हैं। और इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार जो होते हैं, शिक्षक को जो है विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप ये चीज़ समझ ही चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे क्या आता है, आगे आता है शिक्षा में उपयोग इनका क्या है। देखिए पहली तो क्या आता है, उपयोग क्या है, देखते व्यक्तिगत शिक्षा। हर विद्यार्थी को अलग बुद्धि के अनुसार शिक्षण देना चाहिए। क्या समझे कि जो जिस चीज़ में अच्छा हो उसको जो है विशेषता उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे यदि कोई संगीत में अच्छा है तो उसको संगीत में ध्यान देना चाहिए, या फिर जो है कोई खेल कूद में अच्छा है तो यदि उसे खेल कूद में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बहुगतिविधि आधारित शिक्षण हो, जैसे संगीत, नाटक, चित्र, कहानी इत्यादि के माध्यम से पढ़ाया जाए। मतलब उसमें ऐसा ना हो कि खाली एक ही पैटर्न या एक ही ढर्रे पे आदमी बच्चे को पढ़ाया जाए, उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए। नवीन मूल्यांकन प्रणाली हो, केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट या प्रस्तुति गतिविधि आधारित मूल्यांकन हो। रुचि और प्रतिभा का विकास, बच्चों की रुचि पहचान को उस दिशा में अवसर देना चाहिए, और समान अवसर, सभी प्रकार की बुद्धियों को सम्मान और अवसर देना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत के महत्व क्या है। क्या है, यह शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है। बाल केंद्रित का मतलब कि बच्चे को ध्यान में रख के जब शिक्षा की जाती है तो उसे बाल केंद्रित कहा जाएगा। और एक होता है शिक्षक केंद्रित, जब शिक्षक ध्यान में रख के जो होती है शिक्षक जो अपने हिसाब से पढ़ाता है तो उसे शिक्षक केंद्रित कहते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल पे जो होती है बाल केंद्रित ही शिक्षा चलती है, क्योंकि जब तक बालक को केंद्र में नहीं रखा जाएगा, बालक की समस्याओं को ना समझा जाए तो तब तक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता हो, शिक्षक को अधिक रचनात्मक बनाता है और शिक्षा प्रणाली को समग्र विकास की दिशा में ले जाता है। क्या समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धिक सीमाएं कुछ हैं, चलिए देख लेते हैं। बुद्धियों की संख्या निश्चित नहीं है, बाद में और बुद्धियाँ जोड़ी जा सकती। क्या समझ में आया कि बुद्धियों की जो है संख्या जो है निश्चित नहीं है, बाद में अन्य बुद्धि भी और जुड़ सकती हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है। जैसे पहले 8 थी, 8 से 9 हो गई हैं। इन बुद्धियों का वैज्ञानिक मापन अधिक कठिन है। तो यह भी सही बात है कि इनका वैज्ञानिक मापन काफ़ी कठिन होता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार सभी बुद्धियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसे लागू करने के समय संसाधन की आवश्यकता होती है। तो क्या समझे कि इसको लागू करने के लिए संसाधन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। कि मान लीजिए यदि कोई विद्यालय तो उसमें इतने संसाधन जरूर हो जिसमें हर प्रकार की जो बुद्धियाँ हैं उनको लागू किया जा सके। और यह कुछ का मानना है कि यह एक दूसरे से जुड़ी होती है। और चलिए कुछ समरी देख लेते हैं एक बार, जिससे कि आपको पूरा एक साथ समझ में आ जाए। पहली चीज़ कि प्रतिपादक इसके क्या थे, प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर थे। क्या समझ में, हार्वर्ड गार्डनर जो थे इसके प्रतिपादक थे। कब किया था, 1983 में इसका प्रतिपादन किया था। इनकी पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि पुस्तक कई बार पूछी जाती है। कई पुस्तकें ऐसी भी हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो उन पुस्तकों की एक हम लिस्ट एक लेते आएंगे, जिससे कि आप एक बार देख लीजिएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो उन पुस्तकों की एक लिस्ट बना लेंगे। उसके अलावा मुख्य विचार क्या था, बुद्धि बहुआयामी है, एकल नहीं। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। कई बार आप अगर पुराने सेट पेपर देखेंगे तो इसमें जरूर लिखा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने यह कहा था कि बुद्धि बहुआयामी है, एकल नहीं है। या फिर कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि किसने बताया कि एकल बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि बहुआयामी होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और या फिर कई बार दिया गया कि बहुबुद्धि का प्रतिपादन किसने किया है, तो बहुआयामी बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया। इस तरीके से प्रश्न कई बार बना है, तो इसको याद रखिएगा। बहुआयामी है, एकल नहीं है, यह हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। कुल बुद्धियाँ 8 थी। देखिए इसमें दिया गया कुल बुद्धियाँ 8 थी, बाद में 9 भी जोड़ी गई। इसके अलावा उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति को की विशेष क्षमता को पहचान कर उसका विकास किया जाए। क्या समझे, उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की विशेष क्षमता को पहचान कर उसका विकास किया जाए। चलिए साथियों, इसी के साथ जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथियों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।